नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इट्स राजा लांबा पर। आज का विषय बेहद खास और संवेदनशील है। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण के पक्ष विपक्ष में हर चुनावी माहौल में बहस होती है, लेकिन असल में आरक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या यह समानता लाने का एक जरिया है या खुद ही भेदभाव का कारण बनता है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? क्या यह वाकई समानता लाने का तरीका है या यह खुद भेदभाव का कारण बनता है? आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन जाति के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर 70 सालों में भी पिछड़ी जातियों का हाल नहीं सुधरा, तो इसका मतलब है कि जाति के आधार पर दिया जाने वाला रिजर्वेशन सही तरीका नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की थीं, उसकी सजा हमें क्यों मिलनी चाहिए। हर कोई इस विषय पर अपनी अपनी राय रखता है। आमतौर पर जो लोग रिजर्वेशन पाते हैं वे इसका समर्थन करते हैं और जो नहीं पाते वे इसके खिलाफ बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समानता, इक्वालिटी हमारा मूल अधिकार है, तो अगर रिजर्वेशन, आरक्षण खुद ही कुछ लोगों को विशेष लाभ दे रहा है, तो यह भेदभाव कैसे सही हो सकता है? ऐसा टूल जो खुद भेदभाव करता है, वह भेदभाव को कैसे खत्म कर पाएगा? वो भेदभाव से कैसे बचा पाएगा? देखिए, जब हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो हम सबको बराबरी से ट्रीट नहीं करते, बल्कि किसी को ज्यादा ध्यान देते हैं और किसी को कम। जैसे अगर एक बच्चा छोटा है और चल नहीं सकता तो हम उसे गोदी में उठाते हैं, जबकि बड़ा बच्चा चल सकता है तो उसे चलने देते हैं। या फिर अगर किसी भाई की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज्यादा खाने की जरूरत है, तो हम उसे ज्यादा खाना देंगे, जबकि बाकी को उतना ही मिलेगा। इसी तरह जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं और सीट खाली हो, तो हम बुजुर्ग या महिलाओं को पहले सीट दे देते हैं। अब यही चीज हमारे संविधान पर लागू होती है, जहां पूरा देश एक परिवार की तरह होता है। इसमें कुछ लोगों को ज्यादा मदद या प्रायोरिटी दी जाती है ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। रिजर्वेशन को हम बुरा इसलिए समझते हैं क्योंकि हम इसे बाहरी दुनिया में लागू होने वाली चीज मानते हैं, जबकि घर में हम खुद भी ऐसा करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो भारत में एक सिस्टम था जिसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था। ब्राह्मण सिर्फ पढ़ाई और लिखाई करते थे, क्षत्रिय राजा और सेना के काम संभालते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। प्राचीन भारत में समाज का ढांचा ऐसा था जहां उच्च वर्ग के पास शिक्षा और संसाधनों पर पूरी तरह से अधिकार था। वे लगातार प्रगति करते गए और अपने अनुसार नियम बनाते गए, जिससे पूरे समाज में भेदभाव की गहरी जड़ें जम गईं। आज हम आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल तक उच्च वर्ग के लिए शिक्षा और अन्य संसाधनों में 100% आरक्षण था। निचली जातियों के लोगों को सड़कों पर चलने तक की अनुमति नहीं थी। उनके पुरुषों को अपने गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना पड़ता था ताकि वे जमीन पर थूक न सकें। कमर पर झाड़ू बांधनी होती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं और उच्च वर्ग के लोग उस पर चल सकें। छुआछूत और भेदभाव उस समय की सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाभारत के समय में भी एकलव्य अर्जुन से अधिक प्रतिभाशाली था, लेकिन अपनी जाति के कारण वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर सका। जिस समाज में किसी व्यक्ति को छूने तक की अनुमति न हो, वहां उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना और नौकरियां हासिल करना असंभव था। उस समय इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। जानवरों को प्यार और देखभाल मिलती थी, लेकिन निचली जातियों के लोगों को मानव होने का अधिकार भी नहीं दिया गया। असल बात यह है कि पिछड़ी जातियों से हजारों साल तक अवसर छीने गए, जिसकी वजह से वे आज हमारी बराबरी में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें अपनी खुद की बोरी लेकर बैठना पड़ता था, क्योंकि उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वे बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे और पानी भी चपरासी दूर से देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति स्थापित है।
आरक्षण क्यों जरूरी है, आप इस उदाहरण से समझे। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उसे सही समय पर अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, ट्यूशन लगवाई, अलग अलग खेलों में शामिल किया और समय पर लैपटॉप भी दिया जिसे वह अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माता पिता अशिक्षित हैं। उसे सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवाकर छोड़ दिया गया है। घर की आर्थिक तंगी के कारण उसे काम पर भी जाना पड़ता है और उसका माहौल भी ठीक नहीं है। उसने लैपटॉप तक नहीं देखा। ऐसे में अगर नौकरी की बात आती है तो पहला बच्चा ही आगे बढ़ेगा और सफल होगा। यही सिलसिला चलता रहेगा। जो सफल है उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सफल होंगी और जो असफल है उसकी पीढ़ियां उसी संघर्ष भरे चक्र में फंसी रहेंगी। अगर 1000 लोग 1000 सीटों के लिए परीक्षा देते हैं और उसमें से 20-25 सीटें बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिल जाती हैं, तो जिनका चयन नहीं होता वे सोशल मीडिया और दोस्तों के बीच उन लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं जिन्हें सीट मिली है। यह बात सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन यह गहरी समस्या है। आरक्षण को लेकर अक्सर ये बहस होती है कि इसे आर्थिक आधार पर होना चाहिए। एक समय था जब मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 को गहराई से समझा तो मेरी सोच बदल गई। आरक्षण कभी भी इसलिए नहीं लाया गया कि पूरे भारत में आर्थिक समानता लाई जाए। संविधान में आर्थिक समानता जैसा शब्द नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन शब्द का उपयोग हुआ है। यही वजह है कि जहां जहां आरक्षण का जिक्र होता है वहां प्रतिनिधित्व का महत्व दिया गया है। आरक्षण कोई गरीबी मिटाने की योजना नहीं है। इसका असली मकसद यह है कि सदियों से जिन पिछड़े वर्गों पर अन्याय और भेदभाव हुआ है उसे दूर किया जा सके। गरीबी से तो आप किसी को अमीर बना सकते हैं, लेकिन उसकी जाति उसके साथ हमेशा रहती है। अमीरी से यह भेदभाव खत्म नहीं होता। सोचिए, क्या सिर्फ पैसे से उस दर्द और अपमान को मिटाया जा सकता है जो किसी को उसकी जाति के कारण झेलना पड़ता है? आरक्षण का उद्देश्य केवल यही है कि जो लोग हजारों सालों से दबे कुचले थे उन्हें उनके हक का प्रतिनिधित्व मिले। यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक स्थिति का नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और न्याय का है। आइए इसे सही नजरिए से समझें। प्रॉब्लम यह नहीं है कि अपर कास्ट के लोग ज्यादा अच्छी पोजीशंस पर हैं। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है। ये सोच एक गुस्से की शक्ल ले लेती है जो कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाती है। 2020 में एक दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें विकास कुमार नाम के एक युवक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वह छोटी जाति का होकर मंदिर में गया था। सोचिए, सिर्फ जाति की वजह से उसकी जान ले ली गई। यहाँ तक कि जब भारत के राष्ट्रपति मंदिर गए तब भी कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि बाद में ये साफ हुआ और राष्ट्रपति मंदिर के अंदर गए। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे समाज में आज भी जाति इतनी बड़ी दीवार है कि इंसान को उसकी पहचान की वजह से अपमानित या नुकसान पहुंचाया जाए? क्या सच में हम एक बराबरी का समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसे किस्से हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अभी भी हमें कितना कुछ बदलना है। एक दलित बच्चे ने बड़े सपनों के साथ स्कूल में एडमिशन लिया। हर दिन वह रिक्शे में बैठकर स्कूल जाता था, लेकिन रास्ते में लोग उसे गंदे नामों से चिढ़ाते थे, तरह तरह की बातें करके उसे अपमानित करते थे। उस मासूम ने यह सब सहन करने की कोशिश की, लेकिन हर दिन यह अपमान उसके दिल और हौसले को तोड़ता गया। आखिरकार वह बच्चा 1 साल भी स्कूल नहीं चला पाया और उसे मजबूर होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सोचिए, एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई और बेहतर भविष्य का सपना देख रहा था, उसे समाज ने उसके सपनों से दूर कर दिया। ऐसे बच्चे हर दिन कैसी तकलीफें सहते हैं, ये शायद हम समझ भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे समाज का एक कटु सत्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में ऐसे समाज में जीना चाहते हैं? आरक्षण केवल गरीबी मिटाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरक्षण का असली उद्देश्य है प्रतिनिधित्व। यह केवल आर्थिक समानता के लिए नहीं, बल्कि उन वर्गों को समाज में सम्मान और न्याय दिलाने के लिए है जो सदियों से दबे कुचले थे। आरक्षण पर बहस होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसके उद्देश्य को समझना होगा।
यह भेदभाव मिटाने का एक प्रयास है, न कि समाज में अलगाव बढ़ाने का। आपका क्या मत है? क्या आरक्षण से समाज में समानता आ सकती है? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ज्यादा सही होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल इट्स राजा लांबा को सब्सक्राइब करना न भूलें।